नमस्कार, आप देख रहे हैं योर मनी और मैं हूं कविता थपलियाल। आज योर मनी में हमारा फोकस होगा आपके तमाम सवालों पर। बताएंगे आपको कि नोटबंदी से ट्रांजैक्शन चार्ज का जो बोझ बढ़ा है, ट्रांजैक्शन चार्ज के बोझ से यहां पर कैसे बचा जाए। साथ ही हमारा फोकस होगा सोने में निवेश पर भी। बताएंगे आपको कि सोने में निवेश करने का फिलहाल के दौर में, हाल के दौर में कौन सा सबसे सही विकल्प है। साथ ही गोल्ड बॉन्ड में निवेश से आपको कितना फायदा होगा, इस पर भी करेंगे विस्तार से बात। लेकिन चलिए आपको बताते हैं आज हमारे साथ शो में कौन शामिल है। आज हमारे साथ रुंगटा सिक्योरिटीज के डायरेक्टर हर्षवर्धन रुंगटा है। हर्ष, आपका स्वागत है। जुड़ते हैं हमारे दर्शकों के साथ और सबसे पहला सवाल यहाँ पर हम लेंगे तरुण का। नमस्कार तरुण, आप हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। चलिए यहाँ पे तरुण से हम कोशिश करेंगे कि फोन लाइन पर जुड़ जाएं, लेकिन इनका सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हर्ष, जैसे कि हम देख रहे हैं कि कैशलेस इकोनॉमी की ओर हमें बढ़ाए जाने के लिए सरकार कोई कोशिश, यहाँ पर कोई कसर नहीं छोड़ रही है, तमाम कोशिश कर रही है। लेकिन ऐसे में तरुण ये पूछना चाहते हैं कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के इस्तेमाल पे जोर तो दिया जा रहा है, लेकिन इस पर ट्रांजैक्शन फीस है, जो चार्ज है लगभग 2% का, वो भी मांगा जा रहा है। क्या ये सही नहीं है कि अगर हम कैशलेस इकोनॉमी की ओर तवज्जो दे रहे हैं कि हम चले जाएं, उस बीच, उस माहौल में ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट को हटा देने में समझदारी है या नहीं? और इस बीच तरुण हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ चुके हैं। तरुण, आपका सवाल हम योर मनी पर ले रहे हैं। आपका सवाल ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर है, ट्रांजैक्शन चार्ज पर है, जो लिया जाता है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के इस्तेमाल पर। जी जी, पूछिए। हाँ सर, मैं कहना चाहता हूँ जो 2% हम एक्स्ट्रा चार्जेस देते हैं, हाँ, उसमें बहुत सा शॉपकीपर होता है, अगर उसको रिक्वेस्ट करते हैं तो वो 1% भी कर देता है और 0 भी कर देता है। तो हाउ इट इज पॉसिबल इफ इट इज गवर्नमेंट शेड्यूल बाय गवर्नमेंट शेड्यूल? जी, कैसे ये पॉसिबल है? अगर फिक्स चार्जेस है, ये गवर्नमेंट ने सेट कर दिया है कि आपको 2% ही देना है, तो वो कैसे फिर हमारी रिक्वेस्ट करने पर उसको 1% कर देता है या फिर नहीं भी लेता है? बिल्कुल। और सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि और भी था। अभी मैंने 2 दिन पहले एक ट्रांजेक्शन किया था, अभी मैं एक मेडिकल स्टोर को, हाँ, तो उनका मेरे पास, मेरे बैंक से मेरा ट्रांजेक्शन नंबर भी आ गया। ओके। वो जो XYZ उनका जो भी सिस्टम था, उनसे भी मेरे पास एक मैसेज रिसीव हो गया कि उनको मेरा पेमेंट रिसीव हो गया है। ठीक है। बट द शॉपकीपर शो मी द स्टेटमेंट इवन आफ्टर 3 days कि वो पैसा उनको अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। देन इन दैट केस आई हैव टू पे इन कैश आल्सो एंड कार्ड आल्सो। नहीं, लेकिन आपने दुकानदार को कहा नहीं कि वो अपने बैंक से जाकर चेक करे, क्योंकि आपको तो रिसीट मिल चुकी थी ना। मैडम, वो मेरे को अपनी स्टेटमेंट दिखाता है कि मेरे स्टेटमेंट में नहीं आ रहा है। तो उसने अपने बैंक से नहीं चेक किया था फिर? उन्होंने अपने बैंक से चेक नहीं किया, वो तैयार नहीं है अपने बैंक से चेक करने के लिए। और आपने उन्हें कैश भी पे कर दिया? हाँ जी, मैंने उनको कैश भी पे किया है और अपने कार्ड की मैंने उनको स्टेटमेंट भी दिखाई है कि सर देखिए ट्रांजेक्शन आईडी है, आपके बैंक में रिसीव भी हो गया और मेरे पास मैसेज भी है आपका। मैं उनके पास में 3 दिन बाद गया था ये केस लेकर के कि सर आप देखिए। ठीक है। तो इस तरह से ये जो इलिटरेट पीपल हैं या जो गांव के लोग हैं, उनको तो ये लोग बहुत बेवकूफ बनाएंगे। बिल्कुल। चलिए, लेकिन आपके दोनों ही सवाल का जवाब यहाँ पर हम देते हैं और हर्ष, इनके जरिए वो तमाम दर्शकों को भी हम समझा पाएंगे कि इस तरह के मसले में, इस तरह के मुद्दे में किस तरह का आपको कदम उठाना चाहिए। लेकिन सबसे पहले ट्रांजैक्शन चार्ज पे आते हैं। 2% का चार्ज, लेकिन ये कह रहे हैं कि रिक्वेस्ट करने पर वो 1% भी कर दिया जाता है। वेल तरुण, अगर हम ये ट्रांजैक्शन चार्जेस की बात कर रहे हैं तो आप समझिए कि बेसिकली बैंक ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सेट किया है, जिसके तहत में आप एक कैशलेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अपना कार्ड आप स्वाइप करते हैं मर्चेंट की POS पे और वहाँ से आपको डेबिट हो जाता है और जो सेलर है, मर्चेंट है, उसे पैसे मिल जाते हैं। सो एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बैंकों ने सेटअप किया है। अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर का देयर इज अ कॉस्ट। अब ये कॉस्ट क्या होता है, जब बैंक ये पूरा सेटअप करती है तो मर्चेंट से वो डिस्काउंट लिया जाता है। मान लीजिए आपने 100 रुपये की शॉपिंग की है, सामने जो पैसे मर्चेंट को मिलते हैं वो 2% या 2.5%, 2 या 2.5% जो है वो कट के मर्चेंट के हाथ में आता है। तो आपकी पॉकेट से 100 रुपये लगते हैं क्योंकि उसकी आपने खरीदारी की है, लेकिन मर्चेंट को जो है वो 98 रुपीज़ मिलता है। इसे कहते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट। अब ये चीज़ जो है वो मर्चेंट के ऊपर है कि अगर वो उसे एब्जॉर्ब करना चाहता है। अगर वो, आप मान लीजिए शॉपिंग मॉल में जाते हैं, शॉपिंग मॉल में उनका उपदेश अलग होता है, उन्हें सेल करना रहता है। तो उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये है कि क्रेडिट कार्ड से अगर आप खर्चा करते हैं तो आप शायद इमीडिएटली परचेज करेंगे। अगर आप कैश से खर्चा करने की बात करते हैं तो शायद इंसान के पास कैश उस समय रेडीली अवेलेबल नहीं हो।
तो इसीलिए वो रेडीली बहुत बहुत एक्साइटमेंट के साथ वो आपसे कार्ड से ले लेते हैं और 2% वो अपनी मार्जिन में हिट ले लेते हैं। अगर यही चीज़ आप एक पेट्रोल पंप पे जाते हैं और पेट्रोल पंप में ना खरीदारी करते हैं तो पेट्रोल पंप जो है वो आपको एक्स्ट्रा चार्ज करेगा, आपको बेसिकली वो 2.2 या 2.5% देना होगा। आप अपने बच्चों की स्कूल की फीस अगर भरते हैं तो स्कूल जो है, जो इंस्टीट्यूशन है, वो ये फीस, ये जो 2.5% का चार्ज है वो खुद नहीं बेयर करेगा। सो अब ये सवाल उठता है कि कई इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके पास ऑप्शन है कि वो एब्जॉर्ब करें या वो पास ऑन करें। अगर वो एब्जॉर्ब नहीं करना चाहते तो आपके वो पास ऑन करेंगे। अब ये जो 2% का चार्ज है वो भी नेगोशिएबल होता है बिटवीन मर्चेंट एंड द बैंक। आपके साथ की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन है, बैंक उन्हें मान लीजिए 2% नहीं काट के 1% भी एग्री करती है। अब ये फ्रंट पे आ जाइए आप और आपके दुकानदार के बीच में। अगर दुकानदार आपका रेगुलर कस्टमर है, आप उस दुकान के, तो शायद वो एग्री भी कर ले और वो 2% का हिट अपनी प्रॉफिट में से ले ले। ये सरकार ने नियम नहीं बनाया है। जो आपका सवाल था, आपने बोला कि अगर एक नियमित अमाउंट है तो नेगोशिएट कैसे हो रहा है। ये बेसिकली मर्चेंट, बैंक और आपके बीच की बात है। अगर जैसे जिसके रिलेशनशिप है उसके बेसिस पे वो नेगोशिएट किया जाता है। सो ये फिक्स्ड नहीं है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे सरकार की कोशिश ये भी है कि इस चार्ज को पूरी तरह से हटाया जाए, जिसके पक्ष में आरबीआई नहीं है, क्योंकि बैंकों पर अपेरेंटली बहुत ज़्यादा बोझ पड़ जाएगा अगर इस तरह के ट्रांजैक्शन चार्ज को हटा दे। लेकिन क्या कोई जरिया है, इससे बचा जा सकता है? देखिए कविता, एक्चुअली कोई जरिया नहीं है। मतलब आप समझिए कि आप एक फैसिलिटी अगर यूज कर रहे हैं, आप मान लीजिए आप ऑनलाइन एयर टिकट्स बुक करते हैं। जब वेबसाइट पे जाके आप एयर टिकट्स बुक करते हैं तो एयरलाइन भी आपको एक कन्वीनियंस फी चार्ज करता है। राइट। कन्वीनियंस फी क्या है कि एक पूरा ऑनलाइन सिस्टम सेटअप करने का कॉस्ट है जो रिकवर किया जा रहा है। हाँ। अगर आपको ये सुविधा नहीं मिलती तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप जाके फिजिकली बुक करिए टिकट, आप काउंटर पे जाइए, कोई ट्रैवल एजेंट के थ्रू करिए। सो ऑनलाइन कन्वीनियंस फी या आपको जो क्रेडिट कार्ड यूज करने का फी है, ये फी आपको बाय एंड लार्ज देना होगा। अब क्योंकि सरकार का, जो आपने बात की, सरकार चाहती है कि ये फी रिड्यूस किया जाए जी। तो अभी सरकार का क्योंकि इंटेंशन है, ये डीमोनेटाइजेशन की वजह से लोगों के पास ऑलरेडी थोड़ी तकलीफ हुई है। हाँ। तो सरकार नहीं चाहती कि उसका जो वो गुस्सा है वो लोगों का खर्चे पे भी निकले। जैसे तरुण ने बताया कि उन्हें 2% लग रहा है। हाँ। अगर वो कैश देते तो नहीं लगता। और ये तो कार्ड की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप यूपीआई का इस्तेमाल करें या ई वॉलेट का भी इस्तेमाल करें तो वहाँ पे भी ट्रांजैक्शन करने का, लेन देन करने का आपको चार्ज देना पड़ता है। यूपीआई की बात करें तो यहाँ पे 2.5 से 5 रुपए तक का चार्ज यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन पे चार्ज किया जा रहा है। कितने अमाउंट का आप लेन देन करते हैं उस पर निर्भर करता है। लेकिन हाँ, आप बता रहे थे कि यहाँ पर आरबीआई की मंशा क्या है? या सो गवर्नमेंट चाह रही है कि वो ये कॉस्ट को रिड्यूस करे एटलीस्ट 31 दिसंबर तक, और कुछ नहीं तो उन्होंने ये क्लियर किया है कि 31 दिसंबर तक चार्ज नहीं लगे। तो कई जगह हमने देखा है जो इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्हें तो एक्चुअली डिस्काउंट दे रहे हैं। आप इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट देने की बात हो रही है। सो क्वेश्चन है कि कोशिश की जा रही है। हाँ, तो काफी और तरीके से रियायतें यहाँ पर देने की कोशिश की जा रही है। वित्त मंत्री ने भी यहाँ पे लगभग 10 से 11 रियायतें भी बताई हैं, जो आपको न सिर्फ इंश्योरेंस पॉलिसी और रेलवे टिकट की खरीदारी पर मिल रहा है, लेकिन अगर आप पेट्रोल डीजल भी भरवाते हैं तो आपको 0.75% तक की छूट दी जा रही है। लेकिन इनका दूसरा सवाल ये भी था, जो उन्होंने बताया कि ट्रांजैक्शन जो काट लिया गया, लेकिन जो दुकानदार है उसने फिर से इनसे कैश मांग लिया, ये कहते हुए कि उनकी स्टेटमेंट में वो रिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ। एग्जैक्टली। सो कई बार ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, ये आज की बात नहीं है, इनफैक्ट ये हो सकता था 5 साल पहले भी हुआ होगा। क्वेश्चन ये है कि जब आपने ट्रांजैक्शन किया, आपके अकाउंट में डेबिट हो गया है, आपको एक यूनिक आईडी दिया जाता है, एक ट्रांजैक्शन आईडी दिया जाता है। अब वो आईडी आप ना बैंक से वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि ये आईडी पे मेरा इतना रुपया मेरे डेबिट हुआ है, लेकिन सामने वाली बैंक को क्रेडिट नहीं मिला है। सो आप यही आईडी अपने वेंडर को भी देते हैं, आप अपने मर्चेंट को देते हैं कि ये आईडी के तहत पे मेरे यहाँ से डेबिट हो चुका है। सो वेंडर का काम है कि यही आईडी दिखा के वो अपनी बैंक पे रेफर करे। बिल्कुल। अगर वो केमिस्ट ने कह दिया कि मुझे नहीं मिला, बस आप करिए कुछ उसका, तो उन्होंने तो अपने आईडी दिखा दिया है। अब 3 दिन बाद तरुण, अगर आप अपने केमिस्ट के पास जा रहे हैं और केमिस्ट को आप बोलिए कि उन्हें और कोई जरिया नहीं है, अगर आप उनसे कहते हैं मैं कैश नहीं दे रहा हूं आपको, बिल्कुल, ये ट्रांजैक्शन आईडी है, आप अपनी बैंक से पहले वेरीफाई कर लीजिए। क्योंकि आपने उसे कैश दे दिया, वो सारा जिम्मा आपके ऊपर डाल दिए। अब क्वेश्चन है कि आप उनसे कहिए कि ये ट्रांजैक्शन आईडी है, आप सामने बैंक से कंफर्म करिए। तो वो बैंक से अगर कंफर्म करते हैं तो उन्हें क्रेडिट मिल जाता। हो सकता है कहीं टेक्निकल ग्लिच में वो सिस्टम में अटका हुआ है। जल्दबाजी कर दी शायद तरुण ने यहाँ पर पैसे चुकाने में, आपको लगा कि शायद ये ट्रांजैक्शन अप्रूव नहीं हुआ है उनकी बैंक की तरफ से भी। लेकिन अगली बार ऐसी गलती ना करें तरुण, थोड़ा सा संभल जाइए। ना ही वो दुकानदार कहीं भाग रहा था, ना ही आप कहीं भाग रहे थे। थोड़ा सा वो क्रॉस चेक कर लेते अपने बैंक से तो सिचुएशन पूरी क्लियर हो जाती। लेकिन फिलहाल आगे से आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि गोल्ड बॉन्ड में निवेश करना क्या समझदारी की बात है। बने रहिए हमारे साथ।
योर मनी में आज हम दे रहे हैं आपके तमाम सवालों के जवाब। और अगला सवाल संतोष का है, ये सोने में निवेश करना चाहते हैं और पूछ रहे हैं कि क्या गोल्ड बॉन्ड में निवेश करना फायदेमंद होगा या नहीं। हर्ष, अक्सर हम कहते हैं कि आपके पूरे पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें 5 से 10% सोने को देना चाहिए। आप चाहें तो गोल्ड फंड या गोल्ड ETF के जरिए निवेश कीजिए। फिजिकल गोल्ड की जरूरत नहीं है फिलहाल आपको, तो आप इन जरियों के जरिए सोने में निवेश कर सकते हैं। लेकिन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो कि सरकार ने इंट्रोड्यूस किए हैं और जहां पर आपको करंट भाव पर कुछ इंटरेस्ट भी दिया जा रहा है, निवेश के लिहाज से क्या ये गोल्ड ETF और गोल्ड फंड से बेहतर है और क्या इसमें ज्यादा कमाई हो सकती है? वेल कविता, गोल्ड फंड, गोल्ड ETF, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, अगर हम इन सब की बात करें तो ये सब पेपर पे फॉर्म ऑफ गोल्ड है, ये फिजिकल गोल्ड नहीं है। सो वो एस्पेक्ट से अगर हम कंपेयर करते हैं तो तीनों जो पेपर गोल्ड के जो बेनिफिट्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड के बेनिफिट्स है, वो आपको मिल रहे हैं, विच इज प्योरिटी की टेंशन नहीं है आपको स्टोरेज का प्रॉब्लम नहीं है, तो वो सब में ये पार है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में ऐसा एक्स्ट्रा क्या है? एग्जैक्टली। सो एक्स्ट्रा ये है कि आपने गोल्ड में निवेश किया है, पेपर फॉर्म पे आपके गोल्ड मिल गया, गोल्ड की प्राइसेस के हिसाब से आपको अप्रिसिएशन या आपको लॉस, जो प्रॉफिट और लॉस हो रहा है वो होने वाला है। इन एडिशन टू दैट, सरकार जो अभी लेटेस्ट इशू था जो नवंबर में बंद हुआ, उसमें 2.5%, 2.5% आपको इंटरेस्ट दे रही है। सो आपने गोल्ड में निवेश किया, आपके पास गोल्ड है, उसका जो अप्रिसिएशन हो रहा है या जो उसका भाव नीचे गिर रहा है, उसका जो प्राइस मूवमेंट है, उसका इफेक्ट आपको आने वाला है। इन एडिशन टू दैट आपको 2.5% आपको हर साल का दिया जाएगा, इंटरेस्ट हाफ ईयरली पे करते हैं। सो ये आपको एक एडिशनल पैसा मिल रहा है, डिस्पाइट किया उसमें कैपिटल अप्रिसिएशन जो होगा वो तो होने ही वाला है। सो एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गई। आप अगर उसे 8 साल के, ये टेन्योर जो है बॉन्ड का वो 8 साल का है, अगर आप उसे 8 साल में लेते हैं तो उतना तो आपको प्रॉफिट एनीवेज हो चुका है। बिल्कुल। फिर प्राइसेस अगर उतनी गिरती भी तो आप प्रोटेक्टेड हैं, अगर उस तरीके से देखा जाए तो। सो ये एक एडवांटेज है जो सिर्फ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में है, जो आपको गोल्ड ETF में भी नहीं मिलेगा, गोल्ड फंड्स में भी नहीं मिलेगा। ओके, 8 साल का लॉक इन है, तो क्या मैं पहले निकल सकती हूँ और अगर निकलूंगी तो मुझे टैक्स लगेगा? वेल, इसमें जो टेन्योर है बॉन्ड का वो 8 साल का है, लॉक इन 8 साल का नहीं है। ओके, सो 2 तरीके से आप इसमें से निकल सकते हैं। एक है कि ये सारे बॉन्ड्स जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड हैं, तो आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इस पे ये बॉन्ड्स लिस्टेड है। अगर आप बेचना चाहें और कोई खरीदार मिलता है आपको सामने, तो वो ट्रांजैक्शन आप उसे बेच सकते हैं। 5 साल के बाद आप इसे रिडीम कर सकते हैं। रिडेम्पशन मींस आपको किसी और को ट्रांसफर नहीं करना है, आप उसे एक्चुअली रिडीम कर सकते हैं। जो इंटरेस्ट पेमेंट डेट होगा उस समय आप उसे रिडीम कर सकते हैं, तो सरकार को ही वापस दे सकते हैं और रिडेम्पशन होता है। अगर आप आपस में ले बेच करते हैं, मतलब आपने स्टॉक एक्सचेंज पे बेच दिया, तो उसमें जो आपको कैपिटल गेन्स लगेगा वो आपको टैक्सेशन है। अब इस साल बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई है कि आप अगर मेच्योरिटी पे विच इज 8 साल बाद या 5 साल बाद आप जब इसे रिडीम करते हैं, मेच्योर आप उसे जो रिडीम करते हैं, उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो है वो नील है, फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। सो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। मान लीजिए कि आप 30% ब्रैकेट में आते हैं, सो 8 साल बाद या 5 साल बाद जब आप इसे रिडीम करते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं भरना है, तो उतना प्रॉफिट आपको एडिशनली हो गया। सो ब्याज का जो प्रॉफिट है वो हुआ आपको, और आपको प्लस कोई टैक्स भरना नहीं है, जो अदर फॉर्म ऑफ गोल्ड में आपको टैक्स भरना है। सो अगर गोल्ड में निवेश करना है तो ये डेफिनेटली एक बहुत ही सुपीरियर फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है। और ये ज्वेलरी ऑफ कोर्स आप नहीं बना सकते, तो ये एक इन्वेस्टमेंट के रूप में अगर आपको गोल्ड में रखना है तो सॉवरेन गोल्ड फंड बॉन्ड्स एक्चुअली सबसे बेहतर तरीका है इन्वेस्ट करने का। तो यहाँ पर अगर संतोष अपने पोर्टफोलियो में आप सोने में निवेश चाहते हैं, अगर सोने को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं तो गोल्ड बॉन्ड को आप जरूर कंसिडर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और पुनीत का सवाल लेते हैं। ये दरअसल अमेरिका में रहते हैं और ईमेल के जरिए अपना सवाल हमसे पूछना चाहते हैं। ये पूछ रहे हैं कि भारत में निवेश ये करना चाहते हैं, फैटका एग्रीमेंट को ध्यान में रखते हुए ये कहाँ निवेश कर सकते हैं और क्या निवेश करना सही होगा? वेल कविता, अगर हम ये प्रोविजन देखें, ये फटका का जो प्रोविजन है फैटका का, तो उसमें 2 तरीके हैं। एक है कि उसका इम्प्लीकेशन, जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो आपके यूएस के जो रिटर्न्स फाइल होते हैं उसमें आपको डिक्लेयर करना है। बिल्कुल, कहीं भी आप इन्वेस्ट करें, किसी भी एसेट क्लास में। एब्सोल्युटली, आप उसे अगर इंडियन इक्विटीज में खरीद रहे हैं या इंडिया में कोई रियल एस्टेट ले रखा है आपने, तो आप अपने डिक्लेरेशन जो वहाँ पर रिटर्न्स फाइलिंग है और कोई दूसरी फाइलिंग्स हो सकती हैं, वहाँ पर आपको डिक्लेयर करना है कि आपने किस जगह पे निवेश किया है, कितना किया है और क्या क्या डिटेल्स हैं, वो आप वहाँ देते हैं। अब ये बात आती है कि जब आपने इंडिया में निवेश किया है तो उसके टैक्स इंप्लीकेशंस क्या है। अच्छा। सो मान लीजिए आपने अगर इक्विटी इंडियन में इक्विटी खरीदा है, उसके रिपोर्टिंग आप वहां कर रहे हैं। अब जब आप बेचते हैं 1 साल बाद, तो 1 साल बाद इक्विटी टैक्सेशन इंडिया में टैक्स फ्री है, टैक्स एग्जेम्प्ट है, आपको कोई टैक्स नहीं भरना है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इंडिया में आपसे कोई टैक्स नहीं लिया गया है तो आपको यूएस में टैक्स लायबिलिटी बनती नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको यूएस में जो पर्सनल टैक्स लॉज हैं वो आपको देखने हैं कि आपको क्या टैक्सेशन लगता है। तो वहां पे आपको इनकम टैक्स देना होगा अगर वहां पर लगता है। इंडिया में कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर हम शॉर्ट
शॉर्ट टर्म की बात करें, 1 साल से पहले अगर उन्होंने बेच दिया और कोई कैपिटल गेन्स हुआ है, कोई प्रॉफिट हुई है, सो इंडिया में आपको 15% टैक्स भरना होगा। और ये जो 15% टैक्स आपने यहाँ भरा है, इसका क्रेडिट आपको यूएस टैक्सेशन में मिलेगा। मान लीजिए यूएस ने कहा कि और एडिशनल 15% देना है, टोटल वहां पर 30% है फॉर एग्जाम्पल, तो 15% आपने यहाँ भर दिया, इसका क्रेडिट आपको वहां मिलेगा। आपको एडिशनली 30% वहां नहीं भरना है, क्योंकि इंडिया और यूएस का डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी है, तो इसका क्रेडिट आपको यूएस में मिल जाएगा। सो क्वेश्चन है कि कहां आप निवेश करते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी एक्चुअली एपेटाइट क्या, आप क्या देख रहे हैं अपने निवेश में। जो उसके रिपोर्टिंग नॉर्म्स है वो स्टैंडर्ड है, जो टैक्सेशन है अगर यहाँ भरते हैं तो वहां आपको क्रेडिट मिल जाएगा। तो आपको यूएस टैक्सेशन लॉ समझ होंगे लायबिलिटी एसेट करने तो वहां पर वो किसी फाइनेंशियल प्लानर से संपर्क कर सकते हैं या किसी भी एक्सपर्ट से संपर्क करके इस पे क्लैरिटी मांग सकते हैं, ले सकते हैं। फिलहाल जहां तक भारत में निवेश करने की बात है, तो आप किसी भी एसेट क्लास में निवेश कर सकते हैं, केवल इसकी जानकारी आपको यहाँ पे देनी होगी, इसका डिस्क्लोजर आपको यहाँ पर जरूर देना होगा। इसी नोट पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन यहाँ पर सवाल जवाब का सिलसिला जारी है, बने रहें। योर मनी में आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का सवाल लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर नितिन जुड़ गए हैं। नमस्कार नितिन, बताएं क्या करते हैं, कहां से बोल रहे हैं, क्या सवाल है आपका? जी मैम, मैं बीएससी कर रहा हूँ और मैं इंजीनियरिंग में मतलब पढ़ाई करने इंटरेस्ट देने वाला हूँ एग्जाम। तो मेरे पास मतलब 1 लाख रुपए है। आपकी उम्र क्या है, आप पढ़ाई कर रहे हैं अभी नितिन? जी 19 साल। 19 साल के हैं, आपके पास 1 लाख रुपए हैं, ये आपने खुद जमा किए हैं या किसी ने आपको दिए हैं? जी मम्मी ने मैंने गिफ्ट किया था उनको। अच्छा, आपको गिफ्ट दिया है। और मुझे बताइए कि इन 1 लाख रुपयों से आप क्या करने का मन बना रहे हैं? मैम साल बाद मुझे इंजीनियरिंग पढ़ाई के लिए जरूरत पड़ेगी, तो अभी मैम की जरूरत है नहीं, तो मैं इसे कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ? 4 से 5 साल बाद आपको ये पैसों की जरूरत पड़ेगी? जी हाँ। ठीक है, तो आप इसी ड्यूरेशन के लिए, इसी समय अवधि के लिए इन पैसों को निवेश करना चाहते हैं, है ना? जी ठीक है, चलिए बताते हैं आपको कि क्या होगा सही जरिया। 4 से 5 साल का समय हालांकि है हर्ष, लेकिन क्योंकि ये इनकी पढ़ाई के लिए पैसा है, ये ज्यादा रिस्क तो इस पैसे को लेके नहीं उठा सकते। अक्सर हम कहते हैं कि आप अगर नजरिया आपका 3 साल से ज्यादा का है तो आप इक्विटी में पैसे डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि एक गोल बंधा हुआ है जो कि इनकी लाइफ का एक बहुत अहम गोल है, क्या रिकमेंड करेंगे आप इन्हें? नितिन, आपने अपने मेल में ये भी कहा था कि ये पैसे जो आपको आपकी मदर ने गिफ्ट दिए हैं वो उनकी पेंशन की इनकम में से दिए हैं। सो अगर हम सिचुएशन को पूरा एनालाइज करें, एक है कि आप अभी पढ़ रहे हैं, आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो 4 साल के आसपास में है, और जो आप पढ़ाई की फ़ीस के, इंजीनियरिंग की फ़ीस के लिए भरना चाहते हैं, जो पैसे देने वाले हैं वो भी पेंशन इनकम से दिए हैं। सो ये सब मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस तरह ऐसी जगह पे निवेश करिए जिसमें रिटर्न्स आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये पैसों को आप संभाल के रख सकें, आप उसे समझ सकें और आप उसे जब चाहिए निकाल सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ज़्यादा कुछ भी मत सोचिए इसके बारे में, क्योंकि आप खुद पढ़ रहे हैं, आप उसे अगर आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखिए, ना ही अपने निवेश पे। तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप इसे एक अपनी बैंक की फिक्स डिपॉजिट में लगा दीजिए। कारण ये है, मैं नहीं चाहता कि आप कोई डेट फंड में या कोई बैलेंस या कोई हाइब्रिड फंड्स के तरफ नज़र रखें, और अगर कोई कारण से उतार चढ़ाव होता है और जो आप समझ नहीं पाएंगे तो आपका ध्यान उधर है। आपके पास ये पैसे लिमिटेड हैं, आपके पेंशन इनकम से आपकी मदर ने दिए हैं, तो ये सारी चीज़ों को मैंने जैसे कहा कि अगर हम ध्यान में रखें, आप इसे कुछ ज़्यादा एग्जॉटिक काम मत करिए, सीधा जाके आप उसे बैंक के फिक्स डिपॉजिट में लगा दीजिए, और उसमें लिक्विडिटी पूरी है। जब आपके एडमिशन के लिए आपको पैसे चाहिए, आप उसमें से निकाल लीजिएगा और अपनी फीस भर दीजिएगा। कोई खास बैंक की एफडी आप इन्हें रेकमेंड करना चाहते हैं? अगर नेशनलाइज्ड बैंक्स में करते हैं तो नेचुरली बेटर है। 1 लाख रुपीज़ है तो उसमें इंश्योरेंस भी होता है। कोई अगर कोऑपरेटिव बैंक या ऐसी कोई जगह पे लगा दें और कोई कारण से बैंक बंद हो जाता है तो पैसे भी आपके अटक जाएंगे। सो सिंपल है कि कोई बड़ी नेशनलाइज्ड बैंक में अगर आप निवेश करते हैं तो आपके लिए एकदम सेफ रहेगा। ये पैसे आपके रिटर्न्स आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है, लेकिन जो भी मिलेगा मिलेगा। उसके अलावा एक बार फिलहाल आप और कुछ मत करिएगा। तो इन पैसों को लेके आप नितिन ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, इसीलिए हम आपको इक्विटी ओरिएंटेड अप्रोच यानी शेयर बाजार के जरिए, अगर आप म्यूचुअल फंड के जरिए शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं तो उसकी सलाह हम आपको नहीं दे रहे हैं। फिक्स डिपॉजिट कीजिए, क्योंकि इन पैसों के साथ आप जोखिम नहीं उठा सकते। उम्मीद करते हैं कि योर मनी के जरिए आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष, आज शो पे आके तमाम सवालों के जवाब देने का। और योर मनी में अगर आप भी अपना कोई सवाल पूछना चाहते हैं जो कि म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन
फ़ोन इनसे जुड़ा हुआ है, तो अपना सवाल आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने नाम के साथ। ईमेल कीजिए, लेकिन साथ में अपना कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर दीजिए। mf@moneycontrol.com पर आप ईमेल कर सकते हैं। साथ ही @kavita th पर भी अपना सवाल छोड़ सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर के साथ। नमस्कार।